नमस्कार। नेपाल से पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें और खबरें आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सरकार गिर गई, सड़कों पर इतना गुस्सा और यहाँ तक कि संसद जैसी इमारतों में आगजनी। बहुत नाटकीय घटनाक्रम रहा है। आज हम इन्हीं घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः कुछ YouTube ट्रांसक्रिप्ट से आई है। अच्छा। और ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे ये विरोध प्रदर्शन, खासकर देश के जो जेनजी युवा हैं, उनके नेतृत्व में इतनी तेजी से फैले और इनके पीछे की वजह क्या थी, ये भी समझने में मदद करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल में हुआ क्या। ये अचानक उठा तूफान था या मतलब लंबे समय से कुछ सुलग रहा था? प्रदर्शनकारियों की, खासकर युवाओं की क्या मांगे थीं और कैसे कैसे बात सरकार गिरने तक पहुंच गई। सही। साथ ही ये भी देखेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। क्या लग रहा है? चलिए तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस आग को भड़काया। वैसे तो वजह कई और गहरी थी, लेकिन एक तात्कालिक कारण बना सरकार का एक फैसला। हाँ, वो फैसला था बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह। हाँ, करीब 26 ऐप्स के शायद। हाँ, 26 ऐप्स। इनको रेगुलेट करने या कहें कि उन पर थोड़ी नकेल कसने की कोशिश। जी। सरकार ने इन कंपनियों से कहा कि वो 7 दिनों के अंदर नेपाल में अपना दफ्तर खोलें या कोई स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करें। बिल्कुल, सरकार का तर्क ये था कि वो नेपाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को रोकना चाहती है अच्छा। और शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम बनाना चाहती है, जैसे भारत में भी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने, खासकर युवाओं ने, इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। उन्हें क्या लगा? मतलब ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है या कुछ और? हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगा कि सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती और शायद अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है, सूत्रों के मुताबिक, कि जो चीनी ऐप है टिकटॉक, हाँ, टिकटॉक, उसने पहले ही नियमों का पालन कर लिया था और वो चलता रहा, जबकि अमेरिकी ऐप्स ने वो 7 दिन की मोहलत में ऐसा नहीं किया। ओहो। तो इससे भी युवाओं में ये एक धारणा बनी कि सरकार का रवैया शायद थोड़ा पक्षपातपूर्ण है और चीन की तरफ झुकाव है। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन का डर, क्या यही इतने बड़े विरोध की वजह बन सकता है? ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये सोशल मीडिया बैन जो था वो महज एक ऊपरी वजह थी, एक ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। असल में ये गुस्सा आना कई सालों से जमा हो रहा था। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड करने लगा, नेपो किड्स। नेपो किड्स मतलब? नेपोटिज्म वाले बच्चे। हाँ। यानी नेताओं के बच्चों की महंगी गाड़ियों, पार्टियों और मतलब आलीशान जीवन शैली की तस्वीरें वायरल हो रही थी। और ये सब उस देश में हो रहा था जहां औसत सालाना आय महज, आप सोचिए, $1300 के आसपास है। सिर्फ $1300? बाप रे। तो ये जो असमानता थी, ये युवाओं को बहुत चुभ रही थी। तो यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया बैन वाली बात नहीं है। असल में ये जो पहले से मौजूद गुस्सा था भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, और ये नेपो किड्स वाली जो भव्य जीवन शैली दिख रही थी, हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर ये सोशल मीडिया बैन वाली बात एक चिंगारी की तरह गिरी। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी ऊपर से दिखने वाले छोटे मुद्दे भी गहरे जख्मों को कुरेद देते हैं। और इसमें बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने तो जैसे आग में घी का काम किया। हाँ, वो आंकड़ा आपने बताया था शायद। आप सोचिए, पिछले 17 सालों में नेपाल में 15 सरकारें। 17 साल में 15 सरकारें। ये आंकड़ा तो अपने आप में मतलब अस्थिरता की पूरी कहानी कह देता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में देश कैसे आगे बढ़ेगा? लोगों का धैर्य फिर जवाब दे ही जाता है। स्वाभाविक है। निश्चित रूप से। इसके अलावा सरकार पर चीन के प्रति ज्यादा झुकाव रखने के आरोप भी लग रहे थे। अच्छा। जैसे वो टिकटॉक को रियायत देने वाली बात हुई, या फिर लिपुलेख जैसे सीमा विवाद पर चीन के सामने उतनी मजबूती से अपना पक्ष न रखना, जैसा कुछ लोगों को महसूस हुआ। ये सब मुद्दे मिलकर युवाओं के असंतोष को और बढ़ा रहे थे। और इन युवाओं को संगठित किसने किया? क्या ये मतलब पारंपरिक राजनीतिक दल थे इसके पीछे? नहीं, ये पारंपरिक दलों से अलग दिख रहा था। ये प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से जीजी थे। जीजी? यानी मोटे तौर पर जो 1990 के दशक के अंत और 2010 की शुरुआत के बीच जन्मे युवा हैं, डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं। अच्छा, डिजिटल नेटिव्स। हाँ। इनकी उम्र स्रोतों में कहीं 15 से 30, कहीं 18 से 25 साल बताई गई है। ओके। ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर हैं,
जब सरकार ने ऐप्स बैन करने की कोशिश की तो इन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल किया। VPN, हाँ, वो प्रॉक्सी वाला सिस्टम। हाँ, वो तकनीक जो आपकी पहचान और लोकेशन छिपाने में मदद करती है, उसका इस्तेमाल करके आपस में संपर्क बनाए रखा और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। कमाल है। इनका मुख्य नारा था यूथ अगेंस्ट करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा। तो मतलब डिजिटल नेटिव पीढ़ी ने डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके ही सरकार के डिजिटल नियंत्रण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया एक तरह से। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। लेकिन ये मोर्चा ये शांतिपूर्ण नहीं रह पाया। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। एक स्रोत के अनुसार करीब 12,000 प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए थे। 12,000? हाँ, उन्होंने संसद पर धावा बोलने की कोशिश की, कुछ लोग इमारत पर चढ़ भी गए। पुलिस के साथ गंभीर झड़पें हुईं। और फिर स्थिति बिगड़ती चली गई, नियंत्रण से बाहर। हाँ, सरकार ने भी फिर सख्त रवैया अपनाया। देश के 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 7 शहरों में कर्फ्यू? जी, और फिर गृह मंत्री ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए, शूट एट साइट ऑर्डर्स। ओ, ये तो बहुत बहुत गंभीर कदम है। हाँ, और इसके दुखद परिणाम सामने आए। हाँ, सूत्रों के मुताबिक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 350 लोग घायल हुए। हाँ, लगभग 350। एक वायरल वीडियो भी था जिसमें भीड़ में खड़े एक व्यक्ति को गोली लगते हुए दिखाया गया था। बहुत बहुत विचलित करने वाला था वो। इस बढ़ते दबाव और हिंसा के माहौल में जो गृह मंत्री थे, रमेश लेखक, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? हाँ, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि शायद और बढ़ गया। उनकी मांगे भी शायद तब तक और बढ़ गई होंगी। पहले तो शायद सिर्फ बैन हटाने की बात रही हो। बिल्कुल, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने की बात नहीं कर रहे थे, उनकी मांगे बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। ये चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों को सजा मिले, युवाओं की भागीदारी वाली एक अंतरिम सरकार बने और जल्द से जल्द नए चुनाव कराए जाएं। पूरी व्यवस्था बदलने की मांग एक तरह से। बिल्कुल, और ये गुस्सा सिर्फ मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं था, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ये पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री ओली के घर पर हमला हुआ। अच्छा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाकर पीटने की खबरें आई। अरे बाप रे। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा किसी एक नेता या पार्टी से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से था। मतलब एक तरह का सिस्टमिक रेज था। और फिर आगजनी की घटनाएं हुई, जो तस्वीरें हमने देखी। हाँ, और वो बहुत व्यापक थीं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, कई मंत्रालय, नेपाली कांग्रेस और CPN UML जैसे प्रमुख दलों के दफ्तर, यहाँ तक कि काठमांडू के पौष इलाके में हिल्टन होटल के पास भी आग लगाई गई। मतलब लगभग पूरे राजनीतिक तंत्र पर एक सीधा हमला था ये। हाँ, बिल्कुल। इस सबके बीच प्रधानमंत्री ओली का क्या रुख था? क्या उन्होंने शुरू में स्थिति को संभालने की बातचीत की कोई कोशिश की? देखिए, शुरू में प्रधानमंत्री ओली काफी अड़े हुए नजर आए। उनका एक बयान भी आया कि झुकने वाला नहीं हूं। अच्छा। लेकिन जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर होने लगे, पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ओके। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP शामिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके नेता रवि लामिछाने उस समय जेल में थे। ओह, अच्छा, ये RSP, ये वही नई पार्टी है ना जो पिछले चुनावों में काफी तेजी से उभरी थी? हाँ, वही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो नेपाल की राजनीति में एक अपेक्षाकृत नई और थोड़ी व्यवस्था विरोधी आवाज बनकर उभरी है। खैर, उस सर्वदलीय बैठक में बाकी सभी दलों ने प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देने की सलाह दी। और उन्होंने सलाम मान ली आखिरकार उन्हें मानना पड़ा, कोई और रास्ता शायद बचा नहीं था। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद खबर आई कि ओली सेना की सुरक्षा में किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। अज्ञात जगह? हाँ, कुछ अपुष्ट खबरें उनके देश छोड़कर दुबई जाने की भी हैं, जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना के बारे में आई थी। हाँ। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो इस पूरी उथल पुथल में क्या कोई नए चेहरे या नई ताकतें उभरती हुई दिख रही हैं जो भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती हैं? हाँ, कुछ नाम निश्चित रूप से चर्चा में है। एक है बालेंद्र शाह, बालेन शाह के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। काठमांडू के मेयर, वो तो काफी लोकप्रिय सुना है, खासकर युवाओं में। बिल्कुल, बालेंद्र शाह सिर्फ 35 साल के हैं। मेयर बनने से पहले रैपर थे, बहुत पॉपुलर। रैपर से मेयर? हाँ, उन्होंने जेनजी के इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया था। अच्छा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने शायद खुद ही एक ऊपरी आयु सीमा तय की थी, जैसे 28 साल या कुछ, इसलिए वो सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए। लेकिन फेसबुक पोस्ट के जरिए पूरा समर्थन दिया। प्रदर्शनों के दौरान उन्हें नजरबंद भी रखा गया था।
अब अटकलें हैं कि शायद अंतरिम सरकार में उनकी कोई भूमिका हो सकती है। दिलचस्प। और दूसरा नाम रवि लामिछाने का, जिनकी पार्टी आरएसपी बैठक में शामिल नहीं हुई थी। हाँ, रवि लामिछाने। उनकी पार्टी आरएसपी ने ओली सरकार से काफी पहले ही जुलाई 2024 में समर्थन वापस ले लिया था। अच्छा, पहले ही। हाँ, जैसा हमने बात की, विरोध प्रदर्शनों के समय वो जेल में थे, लेकिन अब बाहर आ गए हैं। उनकी पार्टी को भी भविष्य में सत्ता के एक अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ओके। एक और संगठन का नाम भी सुनने में आया था, हामी नेपाल। ये कौन है? इनकी क्या भूमिका रही? हामी नेपाल ये एक एनजीओ है जिसे सुदान गुरुंग चलाते हैं। एनजीओ? हाँ, ये आमतौर पर जैसे भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, उनमें राहत कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार उन्होंने पर्दे के पीछे से युवाओं को संगठित करने में मदद की, उन्हें यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे नारे लिखी तख्तियां मुहैया कराई और विरोध कैसे करना है इसमें एक तरह से मार्गदर्शन देने में भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को देश की असल समस्याओं को समझाने में भी मदद की। तो मतलब कई अलग अलग एक्टर्स थे जो इसमें शामिल थे। हाँ, ऐसा लग रहा है। तो अब नेपाल किस दिशा में बढ़ रहा है? स्थिति तो काफी अनिश्चित लग रही है। बेहद अनिश्चित। आप देखिए, प्रधानमंत्री जा चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं। कई मंत्री सेना की सुरक्षा में है। फिलहाल सारा ध्यान एक अंतरिम सरकार बनाने और जल्द चुनाव कराने पर है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। नेपाल का लोकतंत्र वैसे भी काफी नाजुक रहा है। राजशाही खत्म होने के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। वो 17 साल में 15 सरकारें वाला आंकड़ा। हाँ, वो तो है ही। तो ये स्थिरता लाना एक बड़ी चुनौती होगी। और ये जेन जी पीढ़ी जिसने अपनी संगठित शक्ति का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्या वो इस ऊर्जा को एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव में बदल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो देश को एक स्थिर शासन दे पाएगी? ये देखना होगा। बिल्कुल। और ये चुनौती सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया भर में युवा पीढ़ी जो डिजिटल रूप से इतनी जुड़ी हुई है, वो स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकती है। भारत भी इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जाहिर है, पड़ोसी देश है। हाँ, सरकार ने कहा है कि वो स्थिति की निगरानी कर रही है। नेपाल में भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है और सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जरूरी भी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो नेपाल में जो हुआ उसकी शुरुआत भले ही सोशल मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश से हुई हो, लेकिन असल वजहें कहीं ज्यादा गहरी थीं। सालों का भ्रष्टाचार, वो नेपोकिट्स कल्चर से उपजी असमानता, बेरोजगारी और जाहिर है राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल। इन सब से त्रस्त जेनजी पीढ़ी ने अभूतपूर्व तरीके से संगठित होकर विरोध किया। विरोध हिंसक हुआ, सरकार ने सख्ती दिखाई, जाने गईं और आखिरकार प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई। ये घटनाक्रम डिजिटल युग के युवाओं की ताकत और गहरे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के विस्फोटक मिश्रण का नतीजा है, कह सकते हैं? हाँ, एकदम। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। नेपाल में इस युवा जनित उथल-पुथल के बाद क्या देश वाकई स्थायी स्थिरता और बेहतर शासन की राह पर बढ़ पाएगा, या ये अस्थिरता के एक और लंबे दौर की महज शुरुआत है? ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की असली भूमिका क्या थी? क्या वो सिर्फ एक चिंगारी भड़काने वाला औजार था, या फिर ये बदलाव लाने का एक स्थायी और शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।